हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं बीपीएससी 64वीं परीक्षा का हिस्ट्री से रिलेटेड आपका प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो दो और इसके बाद हिस्ट्री का रह जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी प्रीवियस जो रहेगा वो रहेगा, करंट टॉपिक छोड़कर। आइए देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक बात और, जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है आप अंत तक देखें, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आप फ्री प्रिपरेशन के लिए। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। कह रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दरे के समीप स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से गेहूं के 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती के संकेत मिले हैं। मेहरगढ़ से 8000 से 6000 ईसा पूर्व के जौ और गेहूं की खेती के साथ पशुपालन, भेड़ तथा बकरी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पुरातत्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा यहाँ से नवपाषाण काल के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति व विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। इस स्थल से हड़प्पा जैसे ईंटों से बने घर मिले हैं और लगभग 6500 ईस्वी पूर्व तक मेहरगढ़ वाली हड़प्पा जैसे औजार एवं बर्तन भी बनने लगे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उनके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौदान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये आंसर होगा वालपुत्र देव। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है। बंगाल के पालवंशीय शासक देवपाल, सुमात्रा और जावा के शैलेंद्रवंशी शासक वालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसकी राजकीय शक्ति का वर्णन अरब यात्री सुलेमान ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? टेसियस, फिलनी, टॉलमी, स्ट्रेबो। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान देना है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन से लिखने वाला जो है इन उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, कोई अनोन व्यक्ति इसको लिखा है। कर पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी को पेरिप्लस ऑफ द रेड सी भी कहा जाता है। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। इसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात लेखक द्वारा की गई है। टेसियस एक यूनानी राजवेद था तथा फारस के सम्राट अर्टाजिमेन के दरबार में रहता था। उसने पूर्वी देशों से लौटकर आए हुए यात्रियों के मुंह से सुन सुनकर भारत के संबंध में अनेक कहानियों का संग्रह किया था डेसियस ने। और भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ये देखते हैं। करापर्सिका उसका प्रमुख ग्रंथ है। अस्ट्रेबो, या अस्ट्रेबो होगा, ठीक ना, इस बीच इसमें र रहेगा। एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुगल वेता था। इसने देश विदेश में भ्रमण करके व्यापक अनुभव प्राप्त किया था। इसका ग्रंथ जियोग्राफिया है, जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। पिलनी ने नेचुरल हिस्ट्रिका नामक पुस्तक लिखी, जबकि टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, और भीम कदफिसेस, ठीक है, कदफिसेस होगा, और गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इसका आंसर है भीम कदफिसेस। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था? तो ये कदफिसेस। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने किया, परंतु व्यापक पैमाने पर भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय शक-कुषाण शासक को दिया जाता है। भीम कदफिसेस द्वितीय पहला, ठीक है, भीम कदफिसेस द्वितीय ने ये काम किया। रुकिए 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 रुकिए, भीम कदफिसेस द्वितीय पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। यह माना जाता है कि उसने अधिकांश सोना रोम से व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया था। जहाँ तक व्यापार स्तर पर इसके प्रचलन का प्रश्न है, तो कनिष्क के समय में ये व्यापक रूप से प्रचलन में आए। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में बहुत ही कठोर भू राजस्व प्रणाली थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व उपज का आधा भाग 50% निर्धारित किया। इसके काल में भू राजस्व दरें संभवतः सबसे ऊंची थी। इस भू राजस्व वसूली का हिसाब पटवारी रखते थे। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्तियों जैसे चौधरी, मुकद्दम और खुद को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व वसूली का प्रमुख उद्देश्य शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकतम भूमि को खालसा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, इक़्तिदारी व्यवस्था बंद कर दी और नगद वेतन शुरू किया। इस समय भू राजस्व को खराज कहा जाता था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावार्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सुहरावादी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावादी संप्रदाय से संबंधित थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोट कहरौल के कस्बे में हुआ था। शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने सुहरावर्दी संप्रदाय का यह सिलसिला की स्थापना की थी। 1262 में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इस संप्रदाय का संचालन अपने हाथों में ले लिया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया को मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे शेख उल इस्लाम उपाधि दी थी। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ये यहाँ पे है, आप देख ही रहे होंगे। उपरोक्त दिए गए शासकों के काल में सैन्य टुकड़ियों का निश्चित रूप से 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वह लोल लोदी की सैन्य व्यवस्था में सैन्य इकाइयों को 100, 10,000, 10,000, 1,00,000 तथा 10 लाख सैन्य संख्या में विभाजन को लेख मिलता है, लेकिन यह उपरोक्त प्रश्न में दिए गए विभाजन से मेल नहीं खाता है। इसके साथ ही सिकंदर शाह, शेर शाह तथा इस्लाम शाह जैसे शासकों के दौरान भी सैन्य टुकड़ी की इकाइयों का विशेष तथ्यात्मक विवरण नहीं मिलता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये है आपका सुल्तान जैनुल आब्दीन, ऑप्शन डी। ठीक है ना। करा जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आब्दीन ने मध्यकालीन कश्मीर में 1420 से 1470 ईस्वी तक शासन किया। जैनुल आब्दीन को उसके राज्य के लोग बुद्ध शाह महान राजा कहते थे। जैनुल आब्दीन ने अनेक कल्याणकारी एवं लोकप्रिय कार्य किए। उसने कश्मीर के हिंदू समुदाय पर आरोपित जजिया कर समाप्त किया। मुस्लिम शासक होने के बावजूद उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए सती प्रथा को जारी रखा। उसने संस्कृत भाषा और साहित्य को बढ़ावा भी दिया। उसके आदेश से महाभारत तथा कलन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ। उसने अपने पिता के शासनकाल में कश्मीर छोड़े गए हिंदुओं को वापस बुलाया। करा आगे और भी है। जैनुल आब्दीन की उदारवादी धार्मिक नीति, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा कला, साहित्य एवं वास्तुकला में रुचि रखने के कारण मध्यकालीन कश्मीर के महान शासकों में गिनती होती है। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में, ठीक है, ये वो नहीं है, इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ठीक है, तो ये कहने वाला विद्वान है विलियम फिंच। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों के 40 साल तक काम करने का वर्णन ब्रिटिश व्यापारी तथा यात्री विलियम फिंच ने किया है। विलियम फिंच के यात्रा वृत्तांत को नेशनल बायोग्राफी नाम से प्रकाशित किया गया है। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी सरैयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, M.A. जिन्ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किया था हाजी सरैयतुल्लाह। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या है। फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी सरैयतुल्लाह ने की थी। हाजी सरैयतुल्लाह 1781 से 1840 ब्रिटिश भारत के प्रमुख इस्लामी सुधारक थे। फ्रेजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को गैर इस्लामी प्रथाओं को छोड़ने तथा अपने कर्तव्य के पालन हेतु प्रेरित करना था। फ्रेजी आंदोलन अनेक मामलों में हनाफी संप्रदाय, ठीक है, हनाफी संप्रदाय से मिलता जुलता था। फ्रेजी आंदोलन के नेताओं को उस्ताद कहा जाता था, उनके शिष्यों को शागिर्द कहा जाता था। इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को तबवार मुस्लिम या मुमिन कहा जाता था। इस आंदोलन की शुरुआत पूर्वी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से हुई। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में हिंसक हो गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये आंसर है अधिकारियों की अक्षमता, ऑप्शन डी। लेकिन ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये सब कारण था। आइए देखते हैं। करा 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह भारत के अनेक हिस्सों तक फैला परंतु अंततः असफल रहा। विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तहत सेवारत सिपाहियों द्वारा 10 मई 1857 को मेरठ से की गई। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, आरा आदि क्षेत्रों में फैल गया। भारत में इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की क्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी धार्मिक और राजनीतिक नीति तथा भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख कारण थे। तात्कालिक कारण धार्मिक था। गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को दांत से खींचना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आहत थे, मतलब कि दुखी थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो 1875 के दक्कन के दंगों का जो तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर। आइए नेक्स्ट। अच्छा, पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बम्बई दक्कन क्षेत्र में अंग्रेजों ने भू राजस्व के रूप में रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की वार्षिक आधार पर एक निश्चित दर तय की गई। रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समझौता प्रत्यक्ष रूप से किसान और सरकार के बीच होता था। हालांकि भू राजस्व की दरें मिट्टी के प्रकार तथा किसानों की क्षमता के आधार पर निर्धारित की गई थी, परंतु राजस्व की ये दरें काफ़ी ऊंची थी और किसान भू राजस्व चुकाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करते थे। भू राजस्व चुकाने के लिए किसान साहूकारों एवं महाजनों से ऊंची दर पर ऋण लेते थे तथा इस प्रकार किसान की ऋण ग्रस्तता ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर दक्कन जिलों में किसानों ने साहूकारों और महाजनों के विरुद्ध 1874-75 में विद्रोह किया। 12 मई 1875 को भीमरथी तालुका के सुपा कस्बे में यह आंदोलन हिंसक हो गया। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था साहूकार ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों, डिग्रियों आदि को छीनकर नष्ट करना। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न का सही विकल्प भी ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो जहाँ तक चांदनी चौक दिल्ली में तो है, बट इसका आंसर जो है ना, आयोग इसको भी गलत ठहराया था, तो ऑप्शन ई है। चलिए डिस्क्रिप्शन से इसको देखते हैं कि आखिर बात क्या था। करा मुगल बादशाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा दिल्ली से पालम तक ही थी। वास्तव में भारत में ईस्ट इंडिया के शासन के बाद बहादुर शाह जफर नाम मात्र का शासक रह गया था, जिसको 1857 के विद्रोह के बाद रंगून यानी म्यांमार निर्वासित कर दिया गया था। विकल्प ए में चांदनी चौक से पालम दिया गया है। अतः तथ्यात्मक विरोधाभास को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। ठीक है, चांदनी चौक तो दिल्ली में पड़ता है, बट दिल्ली से जहाँ तक की बात है वो नहीं था, इसीलिए इसको विवादित कर दिया गया। सॉरी, चांदनी चौक से पालम, तो दिल्ली से पालम तक की बात था, तो ऑप्शन में गड़बड़ी के कारण इसको हटाया गया। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो ये आंसर है हैदराबाद का निजाम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पूर्व ही विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। निजाम हैदराबाद का शासक था, जो अब तेलंगाना में है। जब भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया तो अंग्रेजों ने निजाम को हैदराबाद पर शासन करने की स्वीकृति दे दी थी। अतः निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। तमिलनाडु के पॉलीगारों ने वर्ष 1805 के आसपास विद्रोह कर दिया था। बेलूथम्पी ने वर्ष 1802 से 9 के बीच त्रावणकोर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? आरसी दत्त, दादा भाई नेरोजी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। आंसर होगा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी 1825 से 1917 को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। वे एक फारसी विद्वान एवं शिक्षक, कपास व्यापारी, आरंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। दादा भाई नेरोजी को ए ह्यूम तथा दिनेशा वाचा के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। 1886 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लोगों के सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने रश्त गुफ्तार सच्चा समाचार नामक गुजराती साप्ताहिक शुरू किया। वे ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नेरोजी ने वर्ष
वर्ष 1867 में धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत की खेती, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराया जा रहा था। और डी है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। तो ये ऑप्शन सी ही है कि रैयत जो है कि रैयत मीन्स किसान होना चाहिए, ठीक है, होता ही है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। करा नील विद्रोह किसानों का एक आंदोलन था। नील विद्रोह सर्वप्रथम बंगाल में वर्ष 1859 से 61 में शुरू हुआ। अनेक वर्षों तक नील डाई के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण था। इसका प्रयोग ऊन, कपास, सिल्क आदि को रंगने में किया जाता था। 1788 तक नील का उत्पादन बंगाल में व्यापक पैमाने पर किया जाता था। विश्व स्तर पर नील की भारी मांग थी। यूरोप में नील डाई की अत्यधिक मांग होने के कारण नील व्यापार अत्यंत लाभदायक था। यूरोपीय बागान मालिक भारतीय किसानों को खाद्य फसलों के स्थान पर नील का उत्पादन करने को मजबूर करते थे। वे भारतीय किसानों को उच्च ब्याज दरों पर अग्रिम ऋण देते थे तथा उन्हें अलाभदायक दरों पर नील अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर करते थे। इस शोषण से मुक्त होने के लिए बंगाल के नादिया जिले में नीलह किसानों ने विद्रोह किया। नीलह किसान मतलब नील की खेती करने वाले किसान। आ जाइए, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आइए देखते हैं, रजनी पाम दत्त तथा ब्रेन वेडले, जिन्हें दत्त वेडले भी कहा जाता था, ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन ताशकंद में 1920 में हुआ था। ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों तथा किसानों के कल्याण एवं विकास के लिए आंदोलन कर रही थी। इस पार्टी ने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। रजनी पाम दत्त ने कहा कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी और जो वर्ष 1905 तक उदारवादी नीति ही अपनाती रही। वर्ष 1905 से कांग्रेस ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द हिंदू जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। क्यों नहीं था? चलिए देखते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख इस प्रकार थे: टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर, इलाहाबाद, सिविल एंड मिलिट्री गजेट 1876 लाहौर से, ये इंग्लिशमैन आदि, ये सब राष्ट्रवादी था। टाइम्स ऑफ इंडिया को राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं माना जाता, जबकि दी हिंदू, बंगाली, दी महर्ता आदि राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। ठीक है, इसका आंसर हमने क्या बता दिया आपको? गलती बताया है 18 नंबर। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलती है, डी होगा। मतलब कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ना वो नहीं है आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र, बाकी था, सॉरी। चलिए, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजलिस सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन कीजिए। तो ये दोस्तों आपका एक बार देख लेते हैं कि सही टाइपिंग है कि नहीं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजलिस। ठीक है, अब इसमें आपका जो आंसर है क्रमशः देखना है। तो चलिए इसमें डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं, ऑप्शन लंबा लंबा है। तो आंसर जो है आपका बी है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मजलिस सभा नौरोजी फुरदौजी। ठीक है, यही है नौरोजी फुरदौजी। तो इस अनुसार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन भी नीचे है उसी प्रकार से कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मजलिस नौरोजी फुरदौजी। ये सभा हटाइए, ये नहीं है। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, ये 4-5 यहाँ पे आपका है
समाचार पत्र उस वक्त का, अब उसके संपादक से मेल करना है, संयोजन करना है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है ऑप्शन डी है। तो पहला देख सकते हैं आप, क्या है, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो पहला समाचार पत्र क्या नजर आ रहा है, द हिंदू। फिर है केसरी तो बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी है। तो समाचार पत्र के संस्थापक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है, तो कम से कम 2 से 3 भी याद रहता है ना तो बन जाता है। कभी कभी तो एक आध पॉइंट भी मिलेगा आपको कि सही से याद है, तो इस तरह के मिलान को सही मिला लेते हैं। आइए, द हिंदू तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी तो बाल गंगाधर तिलक, बंगाली तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और हिंदुस्तानी तो गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन बी, करा जालियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। उस सभा पर जनरल डायल ने गोली चलवाई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब, जब। तो ये आपका आंसर है ई, करो एक लोकप्रिय शिक्षक बने। ऑप्शन देख लेते हैं, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो ऑप्शन ई है। तो देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय अध्यापक, वकील तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते थे। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा, ध्यान देना है, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र का संपादन किया। तो मराठा समाचार पत्र की नाम आया तो मराठी भाषा में नहीं, अंग्रेजी। रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाने के समय लोकमान्य की उपाधि नहीं दी, बल्कि इसके बाद वर्ष 1897 में रैंड एमहर्ट की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई। अतः आयोग की संशोधित उत्तर कुंजी के अनुसार इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात विकल्प ई है। रैंड की हत्या का समर्थन करने के कारण तिलक को 18 महीने की जेल भी हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में पास हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा भी की गई। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे ही अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, वह है स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो ये आंसर है ऑप्शन 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा यानी पाकिस्तान में हुआ था। उन्हें सरकार के विरोध में असेंबली में सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने हाथों में 2 ग्रेनेड लेकर असेंबली में हॉल में दाखिल हुए और अचानक उन्होंने ग्रेनेड को ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में फेंका तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बम तेज आवाज के साथ फटे, हालांकि बमों को इस तरह बनाया गया था कि जिससे किसी की मृत्यु ना हो। इस घटना के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष 6 माह और 10 दिन थी, अतः दिए गए विकल्प में बी सर्वाधिक उपयुक्त है। आइए देखते हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बिहार, पंजाब, सिंध या काठियावाड़। तो दोस्तों ये भी विवादित क्वेश्चन इसलिए हो, उस वक्त बिहार में ही झारखंड था बट नहीं है, इसीलिए इसका भी ऑप्शन ये है। देखते हैं क्या किया है। आदिवासियों के मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में और संथाल विद्रोह दोनों ही बिहार के संथाल परगना अब झारखंड में हुए थे। उल्लेखनीय है कि बिहार
अब झारखंड में आदिवासियों ने 18 सदी से लेकर 20वीं सदी तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ किया था। यह जनजातियों द्वारा सबसे सशक्त प्रारंभिक विद्रोह था। इसमें हजारों आदिवासी शहीद हुए थे। इस विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि विकल्पों में झारखंड को उल्लेख न होने के कारण आयोग ने संशोधित उत्तर खोजिए में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई माना है। तो विकल्प ई जो है दोस्तों बड़ा खतरनाक है। इस पे निर्णय करने के लिए अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये तो हो गया 65वीं और 66वीं बीपीएससी हिस्ट्री का मीन्स प्रीलिम्स का जो है ये क्वेश्चन उपस्थित करने के बाद हम चलेंगे आपके साथ, दोनों को एक साथ ही करेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम रहता है और कुछ करंट टॉपिक है तो उसको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि करंट टॉपिक अभी का आपको देखना है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स ये दोनों का वीडियो अब एक साथ प्रीवियस का आएगा, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र रह जाएगा। तो अर्थशास्त्र का लगभग क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहता है तो उसका मैं प्रीवियस नहीं बनाऊंगा, उसको छोड़कर चलूंगा, ठीक है। और रहेगा साइंस की बात रह गया तो साइंस तो लाना होगा क्योंकि उसमें प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता है, तो साइंस रहेगा। फिर बिहार स्पेशल है वो भी रहेगा। तो चलिए वीडियो रोज़ लाने की कोशिश जारी रहेगा दोस्तों। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो को देखते रहें, सराहते रहें। धन्यवाद।